हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वरूपा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ जो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है, उन सबको हम पदार्थ कहते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का भार, और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। अब हम किसी भी वस्तु, जैसे हमारे आसपास की किताब है, उसको हमने रख दिया तो वो उतना स्थान घेर लेगी, उसको उसकी वस्तु का आयतन कहेंगे। तो ये सब पदार्थ हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने इनके बारे में क्या कहा। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। दार्शनिकों ने इनको पंचतत्वों में वर्गीकृत किया था और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अगले अध्याय में हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप: पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब ये सारे पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और ये बात कैसे सिद्ध होती है, हम ये देखते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित। एक विचारधारा यह रही कि लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं पदार्थ, और एक विचारधारा यह रही कि रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। यह हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्थान पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल को घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार क्या हुआ? नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई शर्करा व नमक अब पूरे पानी में घुल गई है। यह हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में हमने जल डाला और जल में नमक डाल दिया और नमक को चम्मच से हिला दिया, और हिलाने पे हमने क्या देखा कि जल का स्तर वैसा के वैसा, जल का स्तर ऊपर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, ये इनके बीचों में ये रिक्त स्थान है और इसमें ये नमक के कण समावेशित हो गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और वो एक दूसरे के अंदर समावेशित हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। इसको सामान्य भाषा में लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा। अब इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसमें 90 ml पानी डाल देंगे। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml फिर निकाल के उसमें 90 ml पानी मिला देंगे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार हम रिपीट करेंगे और देखते हैं कि क्या अभी भी जल रंगीन है। ये देखिए आप, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये पानी है और इसमें 100 ml में हमने 90 ml पानी मिला दिया और 10 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। फिर से हमने 10 ml निकाल कर फिर पानी डाल दिया। तो आप देखोगे ये बार बार करने से इसका रंग हल्का हो रहा है, पर इसका रंग खत्म नहीं हुआ, वो थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी हमें दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है।
यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डेटोल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब पदार्थ के कणों के हम अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे। अब पदार्थ के क्या गुण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और यहीं की यहीं याद कर लीजिएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये हम एक क्रियाकलाप से सिद्ध करेंगे। नमक, शर्करा, डिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हमने पहले क्रियाकलाप किया था नमक वाला, उसमें आपने देखा था कि उसके बीच में जो रिक्त स्थान था वहाँ नमक के कण समावेशित हो गए थे। अब पदार्थ के दूसरा गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये क्रियाकलाप से समझेंगे। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहती है? हाँ। अब हम एक बुझी हुई अगरबत्ती क्लास में से रख देंगे तो क्या हमें उससे सुगंध आएगी? नहीं आएगी। और उस अगरबत्ती को हम जला देंगे तो उसका जो धुआं है वो इधर उधर जाएगा और हमारे तक सुगंध आ जाएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। जल से भरे 2 ग्लास, 2 बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे, दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दे और प्रेक्षण को नोट करें कि क्या हुआ। अब आप 2 बीकर लें और उस 2 बीकर में एक में जल के साथ स्याही की बूंदें डाल दें और एक में आप शहद डाल दें। तो आप क्या देखेंगे? स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, ये आप नोट कीजिए कि आपने उसमें क्या देखा। एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें, एक और रख दीजिए और हिलाए नहीं बिल्कुल भी। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। अब वो जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, उसको सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है आपको? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे? उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है कि पदार्थ जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप के एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब 2 पदार्थ जो स्वतः ही मिलते हैं उसको हम विसरण कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं? 2 पदार्थों के स्वतः मिलने को हम विसरण कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम इस क्रियाकलाप में देख रहे हैं कि इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईदमिश में नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले।
दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किसी समूह में कणों के एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। एक लोहे की कील ले, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। भंगूर का मतलब क्या होता है? भंगूर मतलब उसको जो तोड़ना, उस पदार्थ को हम कितनी आसानी से तोड़ सकते हैं उसे भंगूर करना बोलते हैं, तोड़ना, इस तरह से तोड़ना। अब आप कक्षा में एक लोहे की कील लें, एक चौक का टुकड़ा ले और रबर ले। फिर इसको देखें कि इसमें किसको मारकर या पीटकर, खींचकर भंगूर किया जाता है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े। अब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि लोहे की कील है, उसके कण अधिक जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि लोहे की कील को हम जल्दी से नहीं तोड़ पाएंगे और चौक के टुकड़े को हम तोड़ देंगे। अब आप देखते हैं क्रियाकलाप। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का कारण क्या है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस तरह से हम इन क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हमने पदार्थ के ये अभिलाक्षणिक गुणधर्म आज इस चैप्टर में पढ़े। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देखते हैं आपको कितना आता है, कितना समझ में आया आपको। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। अब आप इसमें से आपको बताना है कि कौन से पदार्थ हैं। अब आपको ये लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में देखना है कि उसमें कौन से पदार्थ है। क्या कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह पदार्थ है या गंध पदार्थ है? मैंने आपको बताया था कि पदार्थ वही होता है जिसका भार होता है और जिसका एक निश्चित आयतन होता है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। अब इसका क्या कारण है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूरी से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाए। अब आपने देखा होगा घर में जब गर्मा गर्म सब्जी बनती है, पूरी बनती है, तो उसकी सुगंध आपको दूसरे कमरे में भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? यह पदार्थों की कणों की विशेषता का गुण है। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ के कण गतिशील हो जाते हैं, इसलिए उनका तापमान बढ़ता है। तो गर्म कोई चीज बनी हो तो उसकी सुगंध हमें जल्दी आती है और ठंडी वस्तुओं की सुगंध हमें देर से आती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन 2 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुणधर्म प्रकाशित होता है? अब हमने आगे पढ़ा था कि पदार्थों के बीच में रिक्त, इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता? अब हमने आगे पदार्थ की जितनी भी कणों की विशेषताएं पढ़ी थी वो आपको लिखनी है। जो भी विशेषता हमने पढ़ी थी वो सब आपको नोट करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे का भाग हम पदार्थ की कुछ अवस्थाएं हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।